नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, जैसे ही चुनाव आते हैं हर तरफ बस एक ही चर्चा होती है, कौन जीतेगा। लेकिन क्या कभी सोचा है कि डेटा साइंटिस्ट करोड़ों वोटर्स के दिमाग को आखिर कैसे पढ़ते हैं? तो चलिए सीधे पब्लिक ओपिनियन की इस दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। आज हम डीकोड करेंगे कि डेटा साइंस चुनाव की भविष्यवाणी की इस सबसे बड़ी पहेली को कैसे सुलझाता है। आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। पहले हम पोलिंग के इतिहास पर नजर डालेंगे, फिर समझेंगे इंडियन सेफोलॉजी का चैलेंज, उसके बाद एमआरपी प्रिडिक्शन प्रोसेस, अलग अलग डेटा सोर्सेज को इंटीग्रेट करने का तरीका, फाइनल आउटकम की मॉडलिंग और आखिर में जानेंगे इसका हमारे लोकतंत्र पर असर। तो इतिहास की कुछ बड़ी गलतियों से लेकर आज की हाईटेक डेटा साइंस मेथोडोलॉजी तक सब कुछ कवर होने वाला है। सेक्शन 1, ए हिस्ट्री ऑफ पोलिंग। आधुनिक पोलिंग को गहराई से समझने के लिए जरा पीछे मुड़कर देखना जरूरी है कि जनता की नब्ज टटोलने की ये शुरुआत आखिर हुई कैसे थी। इसके लिए एक बहुत ही भारी भरकम सा शब्द है, सेफोलॉजी। सेफोलॉजी आसान भाषा में कहें तो यह चुनाव और वोटिंग बिहेवियर का साइंटिफिक एनालिसिस है। इसमें एम्पिरिकल डेटा और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का इस्तेमाल होता है। यानी सेफोलॉजी चुनाव की भविष्यवाणी को सिर्फ राजनीतिक गपशप से ऊपर उठाकर डेटा इंटरप्रिटेशन के एक प्रॉपर साइंस में बदल देती है। इसका इवोल्यूशन देखिए कितना शानदार रहा है। 1824 में लोकल अखबारों के साधारण स्ट्रॉ पोल्स से कहानी शुरू हुई। फिर 1916 में द लिटरेरी डाइजेस्ट ने नेशनल लेवल पर पोस्टकार्ड सर्वे शुरू किया। 1930 के दशक तक आते आते साइंटिफिक पोलिंग का दौर आ गया और 1980 के दशक से तो बिग डेटा और बिहेवियरल मॉडल्स ने पूरी गेम ही पलट दी। सच में एक बहुत ही दिलचस्प सफर। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। अगर आपका डेटा बायस्ड है ना, तो वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी काम का नहीं है। 1936 का उदाहरण लेते हैं। द लिटरेरी डाइजेस्ट ने 23 लाख लोगों का भारी भरकम सर्वे किया। सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना, लेकिन ये लोग ज्यादातर अमीर वर्ग के थे। नतीजा, उनकी भविष्यवाणी पूरी तरह गलत साबित हुई। वहीं जॉर्ज गैलप ने एक बहुत ही छोटा लेकिन साइंटिफिक तरीके से चुना गया सैंपल लिया और रूजवेल्ट की भारी जीत की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर दी। पार्टिसिपेशन बायस का इससे क्लासिक उदाहरण और क्या हो सकता है। सेक्शन 2, द इंडियन सेफोलॉजी चैलेंज। तो अब इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज के दौर में, जहां सेफोलॉजी का असली बॉस लेवल सामने आता है। भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। अब जरा सोचिए, 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की इतनी बड़ी और विविध आबादी में एक सही रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनाना कितना मुश्किल काम है। जैसा कि रिसर्चर्स मानते हैं, इंडियन सेफोलॉजी में सबसे बड़ी चुनौती वोट शेयर को सीट शेयर में बदलना है। ये सच में कोई बच्चों का खेल नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कुल वोटों का अंदाजा लगाना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली पेंच है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी FPTP सिस्टम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी पार्टी का वोट शेयर तो बहुत तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसे एक भी एक्स्ट्रा सीट मिले। इसलिए एनालिस्ट्स के लिए हर लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के डायनामिक्स को एकदम सटीकता से समझना बहुत ही क्रूशल हो जाता है। 1970 और 80 के दशक में प्रणय रॉय जैसे दिग्गजों ने भारत में सटीक चुनाव भविष्यवाणी की नींव रखी थी। 1984 में NDTV की शुरुआत हुई, जिसने ओपिनियन पोल्स को टीवी तक पहुंचाया। लेकिन आज के फोरकास्टर्स के सामने एक बहुत बड़ी दीवार है। सटीक लोकल मॉडलिंग के लिए जिस डीप सेंसस माइक्रो डेटा की जरूरत होती है, आज उसकी भारी कमी है। सेक्शन 3, द मिस्टर पी प्रिडिक्शन प्रोसेस। तो इतनी बड़ी रुकावटों को पार कैसे किया जाए? यहीं पर डेटा साइंटिस्ट्स एक बेहद एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं मिस्टर पी, यानी मल्टी लेवल रिग्रेशन एंड पोस्ट स्ट्रैटिफिकेशन। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसे एक रेसिपी की तरह समझिए। पहला स्टेप है स्ट्रैटिफिकेशन फ्रेम, जो कि हमारा मिक्सिंग बोल है। ये पूरी आबादी का एक प्रोफाइल तैयार करता है। दूसरा स्टेप है ट्रेनिंग डेटा, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी अलग अलग लोगों के सर्वे रिस्पॉन्सेज। और तीसरा है लर्नर, जो कि खाना पकाने का तरीका है, यानी वो प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम जो फाइनल नतीजा देता है। सेक्शन 4, इंटीग्रेटिंग डाइवर्स डेटा सोर्सेज। अब क्योंकि भारत में कोई एक परफेक्ट रेडीमेड डेटा सेट तो है नहीं, इसलिए एनालिस्ट्स को वो मिक्सिंग बोल यानी स्ट्रैटिफिकेशन फ्रेम बनाने के लिए अलग अलग डेटा सोर्सेज को बहुत ही सावधानी से मिलाना पड़ता है।
इन सारे भारी भरकम इंग्रेडिएंट्स को सही से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सेंसस डेटा से उम्र और जेंडर जैसी बेसिक चीज़ें तय की जाती हैं। IHDS सर्वे से हमें समाज की गहरी डेमोग्राफिक जानकारी मिलती है। INS सर्वे पुराने राजनीतिक रुझानों को जोड़ता है और पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि पिछली बार वोट मार्जिन क्या था। हर एक सर्वे का इस पूरे मॉडल में एक बहुत ही अहम रोल है। कोई भी डेटा बेकार नहीं जाता। डेटा इंटीग्रेशन के इन 3 स्टेप्स पर गौर कीजिए: स्टैकिंग, मल्टीपल इम्प्यूटेशन और इटरेटिव प्रोपोर्शनल फिटिंग। ये तीनों मिलकर इन बिखरे हुए डेटा सोर्सेस को एक सिंगल कोहेरेंट डेटा सेट में बदल देते हैं। स्टैकिंग से सारा डेटा एक साथ जुड़ता है। जो भी जानकारी मिसिंग होती है उसे MIC तकनीक से भर दिया जाता है और फिर IPF के जरिए इस पूरे डेटा को देश की असली जनसंख्या के अनुपात में ढाल दिया जाता है। एकदम परफेक्ट बेस तैयार। सेक्शन 5 मॉडलिंग द फाइनल आउटकम। अब जब हमारा पॉपुलेशन फ्रेम पूरी तरह से तैयार है तो अगला और सबसे एक्साइटिंग कदम है ट्रेनिंग डेटा का इस्तेमाल करके असली आउटकम की भविष्यवाणी करना। पता है, आज के एनालिस्ट्स अक्सर फेसबुक या Amazon, मैकेनिकल टर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स से ऑनलाइन सर्वे डेटा उठाते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये डेटा बहुत ज़्यादा बायस्ड होता है। फेसबुक यूजर्स अक्सर अमीर और युवा होते हैं, जबकि Amazon मैकेनिकल टर्क पर ज़्यादातर वर्किंग एज के लोग होते हैं जो कुछ खास शहरों तक सीमित रहते हैं। लेकिन यहीं पर पोस्ट स्ट्रैटिफिकेशन एल्गोरिदम का जादू चलता है। ये एल्गोरिदम जानबूझकर इस भारी असंतुलन को ठीक कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1936 में गैलप ने किया था। इस पूरे कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करने के लिए एनालिस्ट्स अब पुराने रिग्रेशन मॉडल्स की जगह रैंडम फॉरेस्ट्स नाम के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। नाम से ही पता चलता है, ये एल्गोरिदम एक साथ कई सारे डिसीजन ट्रीज बनाता है। ये एडवांस तकनीक वोटर्स के जटिल और नॉन लीनियर बिहेवियर को ऑटोमेटिक तरीके से मैनेज करती है ताकि अंत में हमें एक बेहद सटीक वोटर प्रिडिक्शन मिल सके। 2019 के भारतीय चुनाव का डेटा खुद गवाही देता है। इतनी सारी चुनौतियों और बायस्ड इनपुट्स के बावजूद MRP मॉडल का प्रिडिक्शन असली नतीजों के कितने करीब था। NDA का अनुमानित वोट शेयर 41.8% था, जबकि असल परिणाम 45.0% रहा। वहीं UPA का अनुमानित वोट शेयर 30.8% था। ये आंकड़े इन स्टैटिस्टिकल तकनीकों की असली ताकत को बयां करते हैं। सच में माइंड ब्लोइंग। सेक्शन 6 द इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी। खैर, बात सिर्फ नंबर क्रंचिंग की नहीं है। चुनाव की भविष्यवाणी करने वाले ये मॉडल्स केवल अकादमिक रिसर्च तक सीमित नहीं रह गए हैं। इनका हमारी डेमोक्रेसी और असल दुनिया पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आज मीडिया आउटलेट्स इन हाई-टेक प्री इलेक्शन पोल्स का इस्तेमाल पूरा पब्लिक नैरेटिव सेट करने के लिए करते हैं। इसके जरिए स्विंग क्षेत्रों की पहचान की जाती है और यहाँ तक कि वोटिंग खत्म होने से बहुत पहले ही संभावित विजेताओं का ऐलान कर दिया जाता है। जब डेटा साइंस मीडिया कवरेज के साथ मिल जाता है तो ये पूर्वानुमान राजनीतिक उम्मीदों को शेप देने में एक बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। तो अंत में ये सब एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और डेटा इंटीग्रेशन की प्रोसेस और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, क्या इन म्यूटेंट स्टैटिस्टिक्स पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, या फिर चुनाव पूर्वानुमान का ये पूरा विज्ञान बस एक बहुत ही पढ़ा लिखा अंदाज़ा बनकर रह गया है? इसी विचार के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं ख़त्म करते हैं। सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि एक ऐसा विषय है जो हम सबके भविष्य से जुड़ा है।